Hello students, in continuation with our past topic, that is approaches to studying tribal society in India. क्या क्या अप्रोचेस ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी करने के लिए हम अपनाएंगे, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम इस लेक्चर को जो है डिलीवर करेंगे और देखेंगे कि ट्राइबल सोसाइटी जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इनको डिफरेंट डिफरेंट नज़रियों से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होना चाहिए ट्राइबल्स को समझने के लिए, और ये पर्सपेक्टिव हमको डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग देंगे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के देंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद ये जो ट्राइबल्स को स्टडी करने का जो तरीका है वो बिल्कुल भिन्न हो गया है। पहले ब्रिटिश पॉलिसी ट्राइबल्स को एक एलिनिएट करके रखी थी, इसलिए हम आइसोलेशनिस्ट अप्रोच अपना रहे थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको हम जब मेन स्ट्रीम में शामिल करना चाहते हैं ताकि और भी जगह पर ये डेवलपमेंट जो हमारे देश में हो रहा है उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, तो हमें अप्रोच जो इनको डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो इनके डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो समझना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइबल सोसाइटीज़ के पास काफ़ी कुछ है जो हम उनसे सीख सकते हैं। और आज हमारा जो वर्ल्ड का प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं से इन ट्राइबल्स के इंडिजीनियस नॉलेज से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तमाम गवर्नेंस के प्रॉब्लम हैं। ये ट्राइबल्स हमको अपनी समझ से, अपने नॉलेज सिस्टम से ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे देंगे, जिसकी वजह से हम ग्लोबल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं और प्लस हमारा जो नेशनल प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइबल्स के पास इनका अपना यूनिक कस्टम है, यूनिक लैंग्वेज है। हम ये देश के नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, पूरे देश भर में ये ट्राइब्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में ये बसे हुए हैं। और इनके ऊपर जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इनके चीज़ों को समझना पड़ेगा, इनके बीच में रह करके समझना पड़ेगा, इनके हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, इनके लाइवलीहुड किस तरीके से अपना जीवोपार्जन करते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो आज के डिस्कशन में हम देख सकते हैं कि पहला चीज़ तो कि ये ट्राइबल्स का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो हेरिटेज है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री के नाम से फेमस है। और ये जो डाइवर्सिटी है, कहीं ना कहीं ये हमें ट्राइबल पॉपुलेशन से बहुत अच्छा रिच हेरिटेज मिलता है। और ये ह्यूमन एक्सप्रेशंस का एक बहुत बड़ा रूप है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम ट्राइबल्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी को। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच किस तरीके से ट्राइबल स्टडीज करता है, उनके मेथड क्या हैं और किस तरीके से हम उनके रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को समझ सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो कि ह्यूमन सोसाइटी, उनके कल्चर को समय समय पे पढ़ता आया है। उसी तरीके से ये जो सब्जेक्ट है इसका यूज़ हम ट्राइबल स्टडीज़ में करेंगे। जैसा कि हम उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, किस तरीके से वो अपना सोशल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, वो किस रिलीजन पे बिलीव करते हैं। और इसके लिए हमको उनके बीच में रह करके उनको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। और ये बीच में रहने की जब हम बात करते हैं, दैट वी कॉल इट एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। हम जब बाहर से किसी चीज़ को देखते हैं तो शायद वो पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता, लेकिन हम जब उनके बीच में रहते हैं, उनके साथ सोते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो जो उनका सिंबॉलिक तमाम कल्चर सिग्निफिकेंस वाला चीज़ है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। और एंथ्रोपोलॉजी इस चीज़ में हमको हेल्प करता है कि हम उनके
जो सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं, जो उनके सोसाइटल डायनेमिक्स हैं, किस तरीके से उनकी सोसाइटी काम कर रही है, किस तरीके से वहाँ पर जो पावर का सिस्टम है, कैसे समूह में लोग डिसीजन ले रहे हैं, किस तरीके से बड़ों का आदर हो रहा है, या फिर एक लीनियज चली आ रही है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये सब चीज़ें हम उनके बीच में रह करके ही समझ सकते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी हमें इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। उनके रिचुअल्स किस तरीके से बने हैं, हम इसको उनके कह सकते हैं कि ये ट्राइबल्स का जो फैब्रिक है, उनके कम्युनिटी लाइफ का रिचुअल्स, समय समय पर सीजन के हिसाब से अलग अलग समय पे लोग त्यौहार मनाते हैं। हम इनके इस रिचुअल्स को, इनके ये जो ट्रेडिशन है, कई वर्षों से चले आ रहे हैं, कई सालों से चले आ रहे हैं, कई हजारों सालों से चले आ रहे हैं, इसको हम समझ पाते हैं। यही नहीं, इनके जो सोशल इंस्टीट्यूशन सिस्टम है, जैसे इनका मैरिज सिस्टम है, इनका तमाम रिलीजियस सेरेमनी है, बच्चा जब पैदा होता है, जब डेथ होता है, तो किस तरीके से ये अपना डिफरेंट रिचुअल्स अपना करते हैं, उससे हमें एक ट्राइबल्स के बारे में एक समझ मिलता है कि हम ट्राइबल्स को उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बना करके आगे चल करके इन ट्राइबल्स को जब हम मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, तो इनके आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए, इनको बिना डिस्टर्ब किए हुए, इनको समझते हुए हम इनके लिए डेवलपमेंट प्लान्स भी तैयार कर सकते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, जो कि एज अ सब्जेक्ट हमें इंसाइट देता है कि ट्राइबल्स में किस तरीके से हम इनके सोसाइटी को समझ सकते हैं, इनके जो कल्चरल जो लैंडस्केप है, जो इनका इतिहास रहा है, जो इनका किस तरीके से ये अपना अपने सोसाइटी में तमाम समस्याओं में आने के बाद भी किस तरीके से ये अपना रिजिलियंस कैपेसिटी रखे हैं, किस तरीके से अपने ऊपर जो एडवर्सिटी आई है, चाहे नेचर का, चाहे आ, किसी का मृत्यु होने के बाद किसी गम का, तो किस तरीके से ये उभर पाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी हमें जो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि इनके बीच में रह करके हम इनको समझें, और ये अप्रोच जो है हमको ट्राइबल्स के बारे में एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से दूसरा डिसिप्लिन हिस्ट्री, अगर हम किसी भी चीज को अगर उसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से अगर हम उसको देखें, तो भी हमें पर्सपेक्टिव मिलता है कि ट्राइबल्स किस तरीके से डेवलप हुए हैं। अगर हम बात करें इनका जो ट्राइबल्स है, जब कॉलोनियल रूल था हमारे देश में, तो किस तरीके से इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद, तो हम हिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इवन, जो आज का जो एरा चल रहा है ग्लोबलाइजेशन का, जो आज का एरा चल रहा है कि तमाम जो वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉल एंड स्मॉल, तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं ट्राइबल्स पे है। तो हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में इनके ट्राइबल्स की जो सोसाइटी है उसकी समझ रख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ट्राइबल्स कम्युनिटीज अपना किस तरीके से अपना एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करती रही है, क्या बदलाव आए हैं, फ्यूचर में कैसे हम इनके जो तमाम मेथड्स जो हैं, जो आज की डेट में कई जगह लुप्त हो चुके हैं, किस तरीके से इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन में मदद करते हैं। यही नहीं, हम इनका हिस्ट्री ये भी देखते हैं कि ये एक्चुअली ये जो ट्राइब है, ये किधर से आया, किधर माइग्रेट किया, क्यों माइग्रेट किया, क्या कारण रहे हैं। हम अगर इसकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो इसका जवाब हमें शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के अब तक, चाहे वो मौर्यन एम्पायर का पीरियड हो, चाहे गुप्ता एम्पायर का पीरियड हो, हम इनके कल्चर को, इनके जो सिविलाइजेशन है, इसको हम एंशियंट टाइम से लेकर के मिडिवल टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम में अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के पहले जो कॉलोनियल सिस्टम, जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज थी, उसमें किस तरीके से ट्राइबल सोसाइटीज का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से उनका
एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश एरा में ट्राइबल्स जो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छा मैनेज करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इनके ऊपर तमाम टैक्सेस लगाए गए, या फिर यहाँ का जो ब्रिटिश का जो उस समय का जो पॉलिसी था, जैसे कि हम उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम रेवेन्यू रेज करने के लिए टैक्स लगा सकते हैं। और यही नहीं, उस समय का फॉरेस्ट रेगुलेशन कैसा था। अभी ट्राइब्स अगर कोई फॉरेस्ट में रह रहा है तो उनके तमाम राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाती है, लेकिन ब्रिटिश एरा में अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हम इंक्रोच करके किस तरीके से इनके कम्युनिटी में जा करके फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किए हैं, और फर्दर इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ट्राइबल्स पे क्या असर पड़ा है। उनके कहीं न कहीं माइग्रेशन का बहुत बड़ा कारण भी रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम ब्रिटिश पीरियड को एनालाइज़ करते हैं, तो हमारे इंडिया में जो ट्राइबल्स रहे हैं, बहुत डिस्प्लेस हुए हैं। उनकी स्थिति धीरे-धीरे और खराब हुई है। काफ़ी इनजस्टिस हुआ है इनके साथ। लेकिन कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि इंडिया में जब एजुकेशन सिस्टम या फिर हेल्थ केयर सिस्टम जब ब्रिटिशर्स यहाँ ला लेकर आ रहे थे, उन्होंने मिशनरी अप्रोच अपनाया। तो वो यहाँ आकर के अपना जो सिस्टम है एजुकेशन का, अपना जो बिलीफ सिस्टम है, इनके ऊपर थोपना चालू किए। इनके ऊपर जो बिलीफ सिस्टम जो इनका अपना है, दैट वाज बीइंग कॉन्फ्लिक्टेड। इनकी कल्चरल ऑटोनॉमी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही थी। और इसकी वजह से, और इसके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण क्या था? जो ब्रिटिश का जो सुपीरियर अपने आप को समझना, ये जो सोच है रेशियल सुपीरियॉरिटी की, कहीं न कहीं ये ट्राइबल्स को कल्चरली बैकवर्ड समझ करके, इनको साइडलाइन करते हुए, इनके सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो हिस्ट्री हमें ये मदद करता है समझने के लिए, जब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अगर हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ट्राइबल्स ड्यूरिंग द एरा ऑफ कॉलोनियल रूल, उनके किस तरीके से सिस्टम को जो है ध्वस्त किया गया है। लेकिन अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, तो इनके राइट्स का, इनके कम्युनिटीज का जो राइट्स है, उसके सेफगार्डिंग की बात की गई है। तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं। यही नहीं, जो लेजिस्लेशन जो ब्रिटिश एरा में था, उसमें भी रिफॉर्म लाया गया। कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए गए जिससे इनका डेवलपमेंट हो सकता है। यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो है, वो इंसर्ट करके यहाँ का जो पंचायत सिस्टम है, उनके शेड्यूल एरियाज में भी हम इनेक्टमेंट की बात करते हैं। और यही नहीं, फॉरेस्ट राइट की बात करते हैं, जिसका मेन एम था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको हम ग्रेटर ऑटोनॉमी दे सकें। उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पे बेटर कंट्रोल दे सकें। उनके लैंड ओनरशिप सिस्टम को हम सही कर सकें। उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। गवर्नेंस सिस्टम उनका जो है बिल्कुल यूनिक है। वो अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हम ऑटोनॉमी देते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स को वो बेटर, फार मच बेटर वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम हिस्टोरिकल एनालिसिस से ये जान सकते हैं कि ट्राइबल्स के साथ क्या इनजस्टिस हुआ है, और कैसे हम इनका सोसाइटल या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज की डेट में हम कर सकते हैं। और इसकी वजह से वी कुड हेल्प इन fostering our nation building. So when we talk of nation building, that means the policies should be inclusive. और जब हम इंक्लूसिव की बात करते हैं तो उसमें ट्राइबल्स को भी इंक्लूसिव, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमको उनके जो भी साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसको सही करना पड़ेगा। ये जो इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं मेन सोसाइटी में आज की डेट में, उनके इनजस्टिस को हटाने के लिए, तो हमको, अगर हम देखें कि इनका जो कल्चरल इरोजन हुआ है, तो नेचुरल सी बात है कि आज की डेट में हमको
जब हम बात करते हैं तो इनके नॉलेज सिस्टम को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। इनके जो इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, सस्टेनेबिलिटी का जो तरीका है, जो नेचर के साथ लगाव है, उसको समझ करके इनको उस चीज का उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि कोई और अब जा करके इंक्रोच ना करे, और वो समझ हमें भी मिले ताकि हम अपना जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। अगर हम आज की डेट में ग्लोबल प्रॉब्लम मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, तो कहीं ना कहीं ये ट्राइबल्स हमें एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि नेचर को किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे भी इवेंट्स हुए हैं हिस्टोरिकली जो काफी, हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर मूवमेंट जो हुए हैं, ये हमें एक समझ देते हैं किस तरीके से इन्होंने रेजिस्टेंस किया। अगर हम रिवोल्ट की बात करें तो ये रिवोल्ट कहीं ना कहीं उनके राइट्स को लेकर था। और ये जो रिवोल्ट है उससे हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये जो ट्राइबल्स हैं इनके एस्पिरेशंस क्या हैं, ये क्या चाहते हैं। हम इन रिवोल्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, इनके एस्पिरेशंस को स्टडी कर सकते हैं, और फ्यूचर में जब हम इनका प्रॉपर सिस्टम बनाएं तो उन एस्पिरेशंस को ध्यान रखते हुए इनका डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम देश में देखें डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में, कभी संथाल रेबेलियन हुआ है, कभी मुंडा उलगुलन मूवमेंट हुआ है, उसी तरीके से झारखंड के लिए स्टेटहुड के लिए डिमांड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स में एक समझ रही है सेल्फ डिटर्मिनेशन। हम अपना डेवलपमेंट का जो भी एजेंडा रहेगा, जिस भी तरीके से करेंगे, वो हम खुद डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में झेला है एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, वो आज भी जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, चूंकि उनका ऐसा इतिहास रहा है कि उनके साथ हमेशा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो वो इस चीज को समझते हैं कि हमारा जो कुछ भी डेवलपमेंट हो उसमें हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच है ट्राइबल्स को स्टडी करने का, ये हमें एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम ट्राइबल्स को समझ सकें। एंथ्रोपोलॉजिकल और हिस्टोरिकल के बाद जो नेक्स्ट अप्रोच है वो हमारा सोशोलॉजिकल अप्रोच है। इसमें हम जान सकते हैं कि किस तरीके से ट्राइबल्स में जेंडर का क्या रोल रहा है, उनका कास्ट सिस्टम कैसा रहा है, उनका गवर्नेंस सिस्टम कैसा रहा है, किस तरीके से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किए हैं, किस तरीके से वो कोऑपरेट किए हैं एक दूसरे कम्युनिटी के साथ। तो सोशियोलॉजी हमें वो लेंस देता है जिसकी वजह से हम इनके जो हिरारकीज हैं इनके सोसाइटीज में, इनके कास्ट लाइक हिरारकीज जो है वो हम समझ सकें। अगर हम बात करें कि ट्राइबल सोसाइटी में जो सोसाइटी का जो स्ट्रेटिफिकेशन है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की पे, उसमें कहीं ना कहीं अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहा है। कुछ लोगों को प्रिविलेज मिला, कुछ लोगों को प्रिविलेज नहीं मिला, किसी को अथॉरिटी मिला, किसी को नहीं मिला। और ये जो बेस रहा है उसमें कहीं ना कहीं जेंडर रहा है, कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी रहा है, कहीं ना कहीं पॉवर्टी रहा है। और इसकी वजह से जो हिरारिकल स्ट्रक्चर बना, जो सिस्टम इनके सोसाइटी में बना, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आज की डेट में या फिर पास्ट में इनका एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है, किस तरीके से ये नॉलेज को ट्रांसफर किए हैं, तो सोशियोलॉजी हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग देता है। और हम समझ सकते हैं कि इनके नॉर्म्स क्या हैं, इनके जो इनइक्वालिटी सोसाइटीज़ में आई है वो किस कारण आई है, और ये जो जनरेशन टू जनरेशन पास ओवर हो रहा है, हम उसमें एक इंटरवेंशन मैकेनिज्म डिज़ाइन कर सकते हैं, एक ऐसा पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें इनको मोर एक्सेप्टेबल तरीके से हम मेन स्ट्रीम लैंड की तरफ से जो सिस्टम है उससे जोड़ सकते हैं। ट्राइबल्स में अगर हम बात करें जेंडर का, तो जेंडर का रोल भी, जैसा कि अगर हम अपना सिस्टम बात करें, इट इज मोर अ काइंड ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। लेकिन हम ट्राइबल्स में देखें तो मोस्ट ऑफ द आउटसाइड वर्क कई कई कम्युनिटीज में, कई कई ट्राइब्स में इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय वुमेन। सो हम देख सकते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी
हिरार्कीज में, उनके कास्ट सिस्टम में, उनके डिफरेंट रोल्स में कितना डिफरेंस है। ट्राइबल कम्युनिटीज में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजोल्यूशन का जो तरीका है वो भी बड़ा यूनिक है। और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम इनके सिस्टम को समझते हैं और अपने मेन लैंड से अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी आज ग्लोबल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। अगर हम एनालाइज करते हैं कि ये अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं, किस तरीके से अपना जो राइवलरी है, इंटर कम्युनिटी राइवलरी डिफरेंट ट्राइबल सोसाइटीज में, वो इस चीज का सोल्यूशन अगर हम ऑब्जर्व करें, जो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है, पार्टिसिपेंट उनके बीच में रह करके जब हम समझते हैं तो हमको ये पता चलता है कि दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू डायलॉग, थ्रू मेडिएशन, थ्रू कंसेंसस बिल्डिंग। ये सब जो तरीके हैं, ये जो कोऑपरेशन की जो भावना है, दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल for their development, and it helps on us in understanding how conflicts can be resolved, how if any external threat comes, how it can be resolved, how the solutions could be found out। तो हम देख सकते हैं कि जो सोशोलॉजिकल अप्रोच है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ का जेंडर डायनेमिक्स समझने में मदद करता है, यहाँ के गवर्नेंस सिस्टम को समझने में मदद करता है, किस तरीके से इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या पैटर्न रहा है और उसका सोल्यूशन कैसे वो ढूंढते हैं, वो भी विद इन किसी बाहर के इंटरवेंशन के बिना अपना सोल्यूशन वो खुद ढूंढ रहे हैं। तो हम इन डायनेमिक्स को अगर समझें तो सोशियोलॉजिस्ट हमें इस समझ में हेल्प करते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज में जो हो रहा है उसको हम समझ सकें और फिर इस समझ के बाद हम पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं। उनके जो तमाम जो इनके सोशल जैसे इनजस्टिस हो रखा है, जो सोशल इनइक्विटी हो रखा है, उनके डेवलपमेंट में कुछ लोगों को डेवलपमेंट हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि इनका सबका डेवलपमेंट हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच हमें ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर देता है कि हम ट्राइबल्स को कैसे समझ करके उनके लिए एक अच्छा पॉलिसी बना सकते हैं। क्योंकि हमारा कोर्स इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस करता है और हम जब ट्राइबल्स की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमें इनके इकोनॉमिकल अप्रोच को भी समझना पड़ेगा, किस तरीके से ये अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव, हाउ डू दे सर्वाइव इन फॉरेस्ट एरिया और इन दैट मोड विच इज वेरी टफ फॉर अदर्स। इनके जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं भले ही वो स्मॉल स्केल पे हों, लेकिन जो क्रॉप वैरायटीज ये डिफरेंट ग्रो करते हैं उसकी समझ, जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, इनका जो लाइव स्टॉक रियरिंग का जो सिस्टम है, अपने फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने इनकम को जनरेट करने के लिए कैसे ये आपस में एक साथ सोशल कोहेशन बना के रखें और अपना लाइवलीहुड जनरेट करें। अगर किसी के ऊपर कोई आपदा आती है तो कैसे पूरा कम्युनिटी मिल करके सॉल्व करता है। तो अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो एक ये भी हमें, अगर हम इकोनॉमिक्स का एंगल देखें तो हमें ट्राइबल सोसाइटीज को समझने में भी बहुत अच्छा मदद करता है। अगर हम आज के जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन भी इन लोगों को इफेक्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तमाम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। जब तमाम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है तो गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कर रही है तो लैंड एक्वायर करेगी। तो लैंड एक्विजिशन में अगर हम बात करें, लैंड एक्विजिशन में अगर कोई ट्राइबल एरिया है अगर वो, तो नेचुरल सी बात है वो इफेक्टेड रहेगा। और अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इनका जो नॉलेज सिस्टम है, और वो भी ऐसा नॉलेज सिस्टम जो हमारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, वो लुप्त हो जाएगा। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक्स का एंगल से, इकोनॉमिक्स के लेंस से, कि ट्राइबल कम्युनिटीज अपना लाइवलीहुड किस तरीके से बिता रही है, किस तरीके से अपने इनकम जनरेशन कर रही है, तो हम इनके सिस्टम को समझने के बाद अगर हम कोई डेवलपमेंट अगर करते हैं तो हम इस समझ के साथ एक बेटर प्रोविजन बना सकते हैं कि बिना इंटरफियरेंस के प्रॉपर रिसोर्स रिलोकेशन हो,
समाज में जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हो सके, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है वो खत्म हो सके, और साथ में जो इंडिजीनियस राइट्स है, जो कम्युनिटी वेलबींग है वो मेंटेन हो सके। अगर हम बात करें कि ट्राइबल कम्युनिटीज में जो इकोनॉमिक वेलबींग है वो किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि उनका लैंड के प्रति क्या एक्सेस है, नेचुरल रिसोर्स कितना वो एक्सेस कर पा रहे हैं, उनका एजुकेशन कैसा है, उनका हेल्थ केयर कैसा है, तो किस तरीके से वो लगातार दे आर इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी, उनके पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, और चूंकि ये सब चीजें नहीं है तो कैसे उनका लाइवलीहुड चल रहा है, ये हमको समझने में मदद देता है, और हमें ये भी एक प्रेरित करता है कि हम इनको कैसे ये टेक्नोलॉजी, कैसे ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है इनको एक्सेस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें ताकि ये अपना लाइवलीहुड भी मेंटेन कर सकें और अपने इकोनॉमिक वेलबींग को भी मेंटेन कर सकें। ये जो डिस्पैरिटी है ट्राइबल्स में और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन में, ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, इनके इनकम के टर्म्स में, इनके वेल्थ के टर्म्स में, तो हमारा जो इकोनॉमिकल अप्रोच है, जो इकोनॉमिक्स का जो तरीका है, जो लेंस है, उसकी नज़र से अगर हम देखते हैं तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट स्ट्रेटजीज कुड बी अडॉप्टेड फॉर देयर लाइवलीहुड, उनके इकोनॉमिक चैलेंजेस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं, इकोनॉमिकली जो चैलेंजेस फेस कर रही है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और ये जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करना है, हमें ध्यान रखना है कि ट्राइबल्स के डिग्निटी का, ट्राइबल्स के ऑटोनॉमी का कहीं ना कहीं से हिंड्रेंस या फिर हैम्परिंग ना हो। तो इकोनॉमिकल अप्रोच हमें उनके इस स्ट्रैटेजीज को बनाने में हेल्प करता है। उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है पॉलिटिकल साइंस, जो हमें प्रोवाइड करता है। हम उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को समझेंगे, उनके लीडरशिप सिस्टम को समझेंगे, कैसे वो अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं, कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या क्या गवर्नेंस सिस्टम है। यानी कि हम पॉलिटिकली हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन सिस्टम, स्पेशली जब हम विलेज का जो असेंबली सिस्टम है, जो एल्डर लोग हैं वहाँ पे अपने कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है वो अपने कस्टमरी लॉज से, जो उनके अपने लॉज हैं, कैसे उनको सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो डिस्प्यूट हो रहा है उसका जो सोल्यूशन है, किस तरीके से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हम पॉलिटिकल साइंस की नज़र से अगर देखते हैं तो कौन डिसाइड कर रहा है ये, हम उसको देखते हैं। क्या वो हेरिडिटरी वहाँ का राजा है, या फिर वहाँ का जो मेन अथॉरिटी है, या फिर अपने समाज में, अपने कम्युनिटी में वो अपने पर्सनैलिटी की वजह से है, उनके जो विजडम है, उनके एक्सपीरियंस है, क्या उसकी वजह से है। तो हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो अप्रोच है सोसाइटी को समझने का, वो हमें हेल्प कर रहा है इनके गवर्नेंस सिस्टम को समझने के लिए। हम अगर बात करें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है इंडिया में, जो आज की डेट में फेडरल सिस्टम है, सेंटर है, स्टेट है, और उसके बाद एक लोकल लेवल भी है। अगर हम लोकल लेवल पे आज की डेट में अगर जैसे अगर हम पंचायत बनाए हुए हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो जो ट्राइबल लोकल कम्युनिटीज है वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म अपनाई हुई है, और हम उसको देखते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद हमको ये भी समझ में आता है कि इनके जो राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और ये हमने किया भी, जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली 5th और 6th शेड्यूल के अंतर्गत इनको राइट्स दिया कि अपने जो सिस्टम है और जो हमारा जो पंचायती सिस्टम है, इनके एरिया में भी प्रॉपर ढंग से जो एक्सेप्टेबल है इनकी ऑटोनॉमी को और इनके गवर्नेंस सिस्टम को, प्रॉपर ढंग से इनके रिसोर्स मैनेजमेंट को
पूरी तरीके से पूरा कर सके। फिर कुछ एक्शंस लिए गए हैं हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ने के लिए। जैसे हम बात करें कि अगर हम चाहते हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट हो, तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से इनका रिजर्वेशन देते हैं, इनके जॉब्स की सिक्योरिटी देते हैं, इनका कैसे रिप्रेजेंटेशन अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में करते हैं ताकि डिसीजन लिया जा सके और डिसीजन लेने में कोई गलती या फिर चूक ना हो। ये चैलेंजेस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो ट्राइबल का डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी का डिमांड कर रहा है, कहीं ना कहीं इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इंक्लूसिवनेस का डिमांड कर रहा है। तो हम ट्राइबल कम्युनिटीज को, हम इनके जो भी डेवलपमेंट पाथ है इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करें, उनका जो राइट्स है वो खुद अपने लीडर को चुने, अपने गवर्नेंस सिस्टम को चुने, और फिर बाद में हम तब जाकर के ये कह सकते हैं कि हमारा समाज जो है एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन रहा है। और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे समाज का कि इंडिया जो कि प्लूरल सोसाइटी है, डिफरेंट डिफरेंट विचार के लोग, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लोग यहाँ पे को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। हमें ये पॉलिटिकल साइंस समझाता है, हम इनको जब पढ़ते हैं इस एंगल से तो हमें अंडरस्टैंडिंग भी दे रहा है। जो लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम में, हमने एक कंपैरिजन किया है ट्रेडिशनल और मॉडर्न फॉर्म। अगर हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो आज की डेट में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, पीपल अपना वोट दे करके अपने लीडर को चुनती है, कहीं ना कहीं इसका फॉर्मल रिकॉग्निशन है। तो हम इस चीज को भी चाहेंगे कि ट्राइबल एरियाज में भी ये चीज आए और इस चीज के लिए लीगल प्रोटेक्शन मिले। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इनके ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है, इनके जो इंडिजिनियस नॉलेज है उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, इनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वी नीड टू बैलेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। तो एक तरफ डिमांड है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आए, इलेक्ट्रल सिस्टम लेकर आए, दूसरी तरफ डिमांड है कि हम इनके जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है उसको मेंटेन करें। और इस चीज के लिए देयर नीड्स टू बी अ डायलॉग बिटवीन मेन स्ट्रीम एंड द ट्राइबल पीपल। तभी हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, तभी हम एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें ट्राइबल सोसाइटीज का एस्पिरेशंस का भी ध्यान हो। अगर हम कंक्लूड करें, पॉलिटिकल साइंस हमें वैल्यूबल इंसाइट देता है इनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इनके इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए। और ये समझ अगर हमें मिलती है तो वी कैन मेक द सोसाइटी, द ट्राइबल सोसाइटीज मोर जस्ट, मोर इक्विटेबल, मोर डेमोक्रेटिक। ये समझ हमें, नेचुरल सी बात है, पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरीके की समझ देता है और हम इसको अपने ट्राइबल स्टडीज के लिए यूज करेंगे। इन सब के बाद जो नेक्स्ट अप्रोच है, इसकी कमी, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम देखें कि कल्चरल, हम उनके कल्चर को समझने की बात कर रहे हैं, उनके लैंग्वेज को समझने की बात कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस को समझने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कल्चरल स्टडीज अप्रोच है वो हमें हेल्प करता है। ट्राइबल कम्युनिटीज को समझने के लिए इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, इनका जो डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है आपस में, इनका जो कलेक्टिव हार्मोनी है, ट्राइबल सोसाइटीज में जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म हैं, डिफरेंट इनके एक्सप्रेशंस के तरीके हैं, इनका अपना हिस्ट्री है, अपना इनका बिलीफ है और इनका अपना नजरिया है। कल्चरल स्टडीज हमें ये हेल्प करता है कि ये जो तमाम इनके पर्सपेक्टिव हैं उसको हम समझ सकें। अगर हम कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें तो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कल्चरल की आइडेंटिटी बनाता है। ये लैंग्वेज ही इनके नॉलेज सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इनके ट्रेडिशंस को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता है। इनकी जो इनकी जो समझ है इकोलॉजी के बारे में, इनकी जो समझ है फॉरेस्ट के बारे में, इनकी जो समझ है नेचर के बारे में, ये लैंग्वेज ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने में मदद कर रहा है। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन, इसके रूप कई हैं। या तो वो फोकलोर के रूप में है, या तो वो उनके विजडम
डिफरेंट तरीके से जो समझाया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन को, किस तरीके से वो अपने नॉलेज को, अपने बिलीफ सिस्टम को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एक पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो हमें ये समझने में मदद देता है कि ट्राइबल्स को हम बेहतर ढंग से और समझ सकते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं ऑटोनॉमी की, दूसरी तरफ इनका जो ट्रेडिशन है, इनके ट्रेडिशंस में इनके जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो लुप्त होते जा रहे हैं। हमको आज की डेट में अगर बात करें तो इनके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम है, उनको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। इनके नॉलेज सिस्टम जो इनका जो नेचर के प्रति जो पुराना जो इनका नॉलेज रहा है, हम आज की डेट में भी बहुत से मेडिसिनल जो डिस्कवरी कर रहे हैं, उसका कहीं न कहीं इनके सोसाइटी में बहुत वर्षों से रहा है और ये नॉलेज हमें भी मिल सके, तो हमको इनके नॉलेज सिस्टम, इनके लैंग्वेज को भी समझना ज़रूरी है और ये कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए हमें इसको प्रमोट भी करना ज़रूरी है। जो ट्राइबल्स हैं, उनके जो कल्चरल प्रैक्टिसेज़ हैं, उनकी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इनके जो सेरेमनीज़ हैं, ये जो अपने एवरीडे लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में जो तमाम रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम इनको अगर ऑब्जर्व करें तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है। हम इनके अगर कल्चर को स्टडी करें तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से कम्युनल सोलिडेरिटी ये मेंटेन करके रखते हैं, आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। और इनका हायर लेवल पे अगर हम बात करें, इनका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, ये हम समझ सकते हैं। यही नहीं, अगर हम इसके कल्चर को समझे तो हम देख सकते हैं कि नेचर के साथ कैसे इतना वेल कनेक्टेड है। इनके जो फेस्टिवल्स हैं, नेचर के साथ किस तरीके से सीजन टू सीजन अपना रिदम बनाए हुए हैं और अपने सोसाइटी को किस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें या फिर कंक्लूड करें कि कल्चरल स्टडीज का जो अप्रोच है ट्राइबल्स को स्टडी करने के लिए, तो हम स्टडी करते हैं इनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस के माध्यम को, इनके रेजिस्टेंस के तरीके को, इनके क्रिएटिविटी के तरीके के, जो नए नए आर्ट फॉर्म हैं, इनके जो डाइवर्सिटी है और किस तरीके से ये अपना डेवलपमेंट जो कर रहे हैं अपने डे टू डे, जो जो इनका कल्चरल हेरिटेज है, जो इनका कल्चर है, हम उसको जो समझ रहे हैं वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। इसी तरीके से और भी अप्रोचेज हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर हम शॉर्ट में एक थोड़ा सा और अप्रोच हम डालना चाहें तो एक है डेवलपमेंट स्टडीज अप्रोच। हम डेवलपमेंट स्टडीज में हम अगर बात करते हैं तो सोशल इक्विटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, जो इनइक्वालिटी डेवलप हुआ है सोसाइटी में, और जो रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट स्टडीज हमें इन नजरियों को भी ध्यान दिलाता है कि हम इनके जो इनजस्टिस को सॉल्व करने का कहीं ना कहीं मैकेनिज्म ढूंढ सकें। इसके लिए हमें पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, ऐसी पॉलिसीज जो इनका सोसाइटल में जो इनजस्टिस हो रखा है उसको सॉल्व कर सके, इनके कम्युनिटी को एम्पावर कर सके, और तब जाकर के हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन हो, इंक्लूसिव हो, और ये सोसाइटी जो ट्राइबल सोसाइटीज है तभी सरवाइव करेगी। जो डिफरेंट अप्रोचेस हमने अपनाए हैं, अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि ट्राइबल्स को समझने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। वी नीड टू लुक आफ्टर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लाइक द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, like sociological perspective, like economic perspective, like political perspective, like cultural studies perspective, development perspective। और इन पर्सपेक्टिव के साथ हम जब ट्राइबल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वी गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उनके लिए नए नए सोल्यूशंस ढूंढेंगे और उनको मेन स्ट्रीम लैंड के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्राइबल्स का जो स्टडी कर रहे हैं, जो आगे चल करके, जैसा कि हमारे कोर्स में ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई है, तो ये जो तमाम एंगल्स हैं
इनके जो इंडिजीनियस नॉलेज हैं, किस तरीके से हम इनको प्रमोट करेंगे कि अपना इकोनॉमिक लाइवलीहुड मेंटेन करें और अपने सोसाइटी में जस्टिस ला सकें, अपने कम्युनिटी को डेवलप कर सकें। ये अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करेगा पॉलिसी डिजाइन करने के लिए, इनके डेवलपमेंट प्लान्स का जो पाथ है वो डिजाइन करने के लिए। दिस ऑल वुड हेल्प। So with this, I end my this lecture. Thank you very much.